प्राचीन भारत का इतिहास सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये तो हजारों सालों में फैली एक बहुत बड़ी पहेली है। और इसे समझना सच में किसी चुनौती से कम नहीं है। पर चलिए, आज मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जरा इस एक पन्ने को देखिए। ये बस कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारा मैप है। और जानते हैं, इसी में छिपे हैं वो सारे सुराग जो हमें सीधे प्राचीन भारत की कहानी तक ले जाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए, हम एक एक सुराग को जोड़ने वाले हैं और इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी ये जो खोज है ना, ये 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले तो हम प्राचीन ग्रंथों को सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। फिर जमीन के नीचे दबी एक पूरी सभ्यता के राज खोलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो बाहर से लोग आए उनकी नजरों में भारत कैसा था। फिर पढ़ेंगे पत्थर पर लिखी कहानियों को। और आखिर में हम पहुंचेंगे उस जमाने में जब इंसान ने दुनिया में अपने पहले कदम रखे थे। तो चलिए, हमारा पहला सुराग हमें मिलता है लिखे हुए शब्दों में, यानी साहित्य में। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये तो उस जमाने में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। एक ऐसी खिड़की जो हमें सीधे उस समाज के दिल में ले जाती है। उनके विश्वास, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ दिखाती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वेद हैं क्या? देखिए, इनको सिर्फ किताबें मत समझिए। ये तो भजनों और ज्ञान का एक एक पूरा महासागर है। असल में ये वो नींव है जिस पर उस दौर का पूरा धार्मिक और सामाजिक ढांचा खड़ा था। और हाँ, इन्हीं को हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ भी माना जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1028। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, अकेले सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद में इतने सारे भजन हैं। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा और गहरा ज्ञान का भंडार रहा होगा। कोई छोटी मोटी किताब नहीं, बल्कि समझिए एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ ऋग्वेद पर ही खत्म नहीं होती। कुल मिलाकर 4 वेद हैं और हर वेद जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे सामवेद में आपको भारतीय संगीत की जड़ें मिलेंगी, यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा पाठ का सारा ज्ञान है, और अथर्ववेद वो हमें उस जमाने की दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता है। मतलब ये चारों मिलकर उस युग की एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। तो चलिए, अब शब्दों की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं जमीन के नीचे दबे सुरागों की तरफ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी महान सभ्यता जिसने बड़े बड़े शानदार शहर तो बसाएं, लेकिन अपनी भाषा का एक ऐसा राज छोड़ गई जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। सच में ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। साल 1921 में हड़प्पा खोजा गया और ठीक अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो। इन 2 शहरों की खोज ने रातों रात भारतीय इतिहास की कहानी को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। सोचिए, एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता अचानक दुनिया के सामने आ गई थी। और ये लोग अपनी सोच में कितने आगे थे, इसका सबूत चाहिए? तो जरा मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ को देखिए। आज से करीब करीब 5000 साल पहले उन्होंने लगभग 12 मीटर लंबा एक पब्लिक स्विमिंग पूल बनाया था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो आज भी हैरान कर देता है। साफ पता चलता है कि वो सिर्फ शहर नहीं बसा रहे थे, बल्कि एक बहुत ही आधुनिक समाज बना रहे थे। और ये कहानी सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर ही खत्म नहीं होती। लोथल से लेकर कालीबंगन तक ऐसे कई शहर थे जो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बल्कि एक बहुत दूर तक फैली हुई एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब आते हैं हम अपने तीसरे तरह के सबूत पर, और ये हैं वो बातें जो उन लोगों ने लिखी जो भारत के नहीं थे। कहते हैं ना, कभी कभी बाहर से देखने वाला वो देख लेता है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ये बात सच में बहुत गहरी है। किसी भी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए उसे अलग अलग नजरों से देखना बहुत जरूरी होता है। और विदेशी यात्रियों के ये जो यात्रा वृत्तांत है ना, वो हमें वही कीमती बाहरी नजरिया देते हैं जो शायद हम खुद कभी नहीं देख पाते। आप देखिए, यूनान के मेगास्थनीज से लेकर चीन के हुएनसांग तक और मोरक्को के इब्न बतूता तक, इन सभी यात्रियों ने जो कुछ भी यहाँ देखा उसे अपनी किताबों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। उन्होंने यहाँ के समाज के बारे में लिखा, राजाओं के दरबारों के बारे में लिखा, लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा। उनकी किताबें, जैसे इंडिका हो या किताबुल हिंद, हमारे लिए किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है।
तो किताबों और सफरनामों के बाद अब बारी है उन सुरागों की जो समय को भी मात दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन कहानियों की जिन्हें पत्थर पर तराशा गया ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और ये बात कितनी सही है ना? कागज तो गल सकता है, स्याही भी मिट सकती है, लेकिन पत्थर पर तराशे गए शब्द सदियों तक अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सीधे इतिहास से बात कर रहे हों, बिना किसी मिलावट के। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सम्राट अशोक के शिलालेख। जरा सोचकर देखिए, एक सम्राट सीधे अपनी प्रजा से और आज हजारों साल बाद हमसे बात कर रहा है। उन्होंने अपने आदेशों को, अपनी सूझ को पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों पर लिखवा दिया। उनके शासन को समझने के लिए इससे सीधा जरिया और क्या हो सकता है? चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठकर और भी पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि बनाया जा रहा था। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार बस एक पत्थर को उठाकर उसे अपना औजार बनाया था। पाषाण युग के ना दो चेहरे हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पूरा पाषाण काल का शिकारी इंसान जो गुफाओं में रहता था, बस शिकार करता था, और दूसरी तरफ है नव पाषाण काल का क्रांतिकारी इंसान जिसने खेती करना शुरू किया, पहिया बनाया और गांव बसाए। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। तो कुल मिलाकर इंसानियत के पूरे सफर की नींव इन 3 बड़ी खोजों पर रखी गई। पहला, आग, जिसने अंधेरे और ठंड से बचाया। दूसरा, खेती, जिसने भटकते हुए इंसान को एक जगह पर बसाया। और तीसरा, पहिया, जिसने तो दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। आज हम जो कुछ भी है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आज हमने ग्रंथों को देखा, जमीन के नीचे दबे शहरों को देखा, विदेशी यात्रियों की आंखों से भारत को देखा और पत्थरों पर लिखी कहानियों को भी पढ़ा। और ये सब कुछ सिर्फ एक पन्ने की जानकारी से। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ एक पन्ने में इतना इतिहास छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए जमीन के नीचे और पुरानी किताबों के पन्नों में अभी और कितने राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। इस पर सोचते रहेगा।